बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की अपडेट्स हैं कुछ, और मैंने सोर्सेज से बात की है तो अरशद भाई की फ़ैमिली को, ख़ुसूसन उनकी वालदा को यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो नाम उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में दिए हैं वो कत्ल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, और ये कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, और तहकीकात हर लेवल के ऊपर होनी चाहिए। जिन इदारों के लोग हैं वो अपने तौर पे तहकीकात कर सकते हैं। अदालत ने एक GIT बनाई है, वो भी तहकीकात कर रही है, उसमें भी हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक अरशद भाई की फ़ैमिली मुतमईन नहीं हो रही, और जो मुद्दई हैं उनके ख़ानदान को, या जो लवाहिकीन हैं उनके ख़ानदान को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। अरशद भाई अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वही सवालात उनकी फ़ैमिली जो है वो उठा रही है। बल्कि पूरा पाकिस्तान ये 7-8 चीज़ें पूछता है, इनके अगर जवाब मिल जाते हैं तो ये केस बहुत हद तक हल हो जाएगा। देखिए, कीनिया में कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में तो एक बड़ा फोरेंसिक का काम होना है, कातिल के हाथों तक पहुंचना है, पुलिस ने पहले झूठ क्यों बोला वहाँ तक पहुँचना है, गोली चलाने वाले हाथ कौन थे वहाँ तक पहुँचना है। फिर कीनिया में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली चलाई ये एक टारगेटेड वाक़या है, ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक गोली चल गई है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ का केस तो अलग से हल होगा। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं कि ये जो FIRs कटी हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, 16 FIR जो अरशद शरीफ पे कटी, उनके पीछे कौन था, धमकियाँ कौन दे रहा था। नंबर 3, ख़तरा किससे था अरशद शरीफ को जो वो महसूस कर रहे थे बार बार। नंबर 4, पाकिस्तान से निकलने पर किसने मजबूर किया अरशद शरीफ को। नंबर 5, दुबई से निकालने का बंदोबस्त कैसे करवाया गया, किसने किया। नंबर 6, दुबई का दोबारा वीज़ा भी उनका नहीं लगने दिया गया। नंबर 7, वो कौन है जिसने उनकी लाश की तस्वीर लीक की और 3 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद होने वाली जाली खबरें चलवाईं। ये बहुत अहम है। इसी तरह एक सवाल ये है कि अब भी उनकी किरदार कशी की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कौन है। और अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ से जब मुलाकात हुई है अरशद शरीफ शहीद की वालदा की, उसके बाद कम से कम ये किरदार कशी वाला ड्रामा कुछ हद तक रुका है, वरना पहले इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। और मैंने ये भी महसूस किया है कि वो जो अकाउंट अरशद शरीफ शहीद का था फेसबुक का, जिस पे उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रखा था, और वो जो 3 लोग थे हमने आपको पहले भी बताया था, उसमें एक ARY है, एक BBC उर्दू है, और एक और न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो पेज है। उन्होंने 3 पेजेस को फॉलो कर रखा था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मुतनाज़े किस्म के ख़वातीन के पेजेस को फॉलो किया गया, ताकि बाद में ये साबित किया जाए कि अरशद साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी शहीद की कि वो इस तरह के पेजेस को फॉलो करते थे। लेकिन जिसने भी ये किया, जब इस ड्रामा को उस रात को हमने बेनकाब किया, मुझे एक नौजवान ने बताई सारी बात, वो बहुत अरसे से अरशद भाई को फॉलो कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने दोबारा उसको चेक किया और मुझे बताया गया कि वो अब वही 3 अकाउंट वापस फॉलो हो रहे हैं जिनको अरशद शरीफ शहीद अपनी लाइफ में फॉलो करते थे, और जिन अकाउंट्स को बाद में उनकी किरदार कुशी के लिए फॉलो किया गया था वो अकाउंट वापस अनफॉलो कर दिए गए हैं। यानी अब उन अकाउंट्स को अरशद भाई का अकाउंट फॉलो नहीं कर रहा। अब ये जिसके पास भी है, यानी मुझे किसी ने बताया कि जो सिम है अरशद शरीफ शहीद की वो मुबैना तौर पे FIA वालों के पास है। तो हो सकता है कि ये अकाउंट उनके कंट्रोल में हो, या हो सकता है ये फेसबुक का अकाउंट किसी ऐसे शख्स के या किसी ऐसे ग्रुप के कंट्रोल में हो जो अरशद शरीफ शहीद की किरदार कुशी करने का ड्रामा करना चाह रहा हो। लेकिन जब हमने ये खबर निकाली तो उसके बाद इसको डिलीट किया गया। लेकिन आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद उनकी वालदा से कम ये एक बात हुई है कि किरदार कुशी रुकी है। अब होना ये चाहिए कि इसकी नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्मी चीफ इस बात पे गौर करें कि उन्होंने सिर्फ वादा किया अरशद शरीफ शहीद की वालदा से जो रिपोर्ट हुआ है, और ये जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ है ये एक्चुअली सोर्सेज, इदारे के सोर्सेज हैं जहाँ से रिपोर्ट हुआ है। और जो फैमिली के लोगों से मैंने बात की थी, या जो उनके करीबी लोग हैं उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद का इजहार नहीं किया था। उन्हें लगता है कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों के नाम माजी ने अपनी दरख्वास्त में लिखे हुए हैं वो कत्ल के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अब ये तहकीकात इसके ऊपर होनी चाहिए। आर्मी चीफ को ये देखना चाहिए कि लोग कितने खुश हुए इस बात से
کہ وہ چل کر ارشد شریف شہید کی والدہ کا عیادت کے لیے پہنچے، اور لوگ کتنے خوش ہوں گے اس بات سے کہ اگر انصاف ہو جائے۔ تو لوگوں کو خوش کرنا ہی جو جتنے بھی ہمارے سرونٹس ہیں پاکستان کے، چاہے وہ آرم فورسز ہیں، چاہے وہ سویلینز ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو خوش رکھیں۔ تو اگر لوگ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں تو پھر انصاف جلد از جلد ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اعلیٰ سورسز نے کیا ہے، ٹاپ سورسز نے پاکستان تحریک انصاف کے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ میں آپ کو پرسنل انفارمیشن دے رہا ہوں کہ نواز شریف سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے گا اور نواز شریف کو ریلیف دلوایا جائے گا۔ اس معاملے پر اب عمل درآمد کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے قریبی لوگوں سے ملاقات کی ہے، وکلا سے۔ کیسز میں تو دم نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ وہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس تبدیلی کے بعد اس وعدے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، جو وعدہ نواز شریف سے کیا گیا تھا کہ عمران خان کو ہر حال میں نااہل کروایا جائے گا اور نواز شریف کو ریلیف دیا جائے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تبدیلی کے بعد یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کیے گئے جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فی الحال چودھری برادران جو ہیں ان میں مونس الہی اور پرویز الہی، یہ عمران خان صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ اب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب جھکاؤ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف کچھ اب اس میں نہیں رکھا، اور پولیٹیکل فائدہ بھی اسی میں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اگر اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ جا کر جڑیں گے تو ان کا سارا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر لینا پڑے گا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا، حالات کی خرابی کا۔ لگ بھگ 3 لاکھ لوگ مجھے کو بتا رہا تھا آج، بلکہ ہم نے آج جو فیصل آباد کے تاجروں سے بات کی، وہاں کی جو انڈسٹری چلانے والے بڑے لوگ ہیں ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور بے روزگاری کا خطرہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صرف فیصل آباد ہے، اس کے علاوہ گجرانوالہ کے لوگوں نے الگ بتایا، کراچی کے تاجر الگ رو رہے ہیں۔ تو لگاتار بے روزگاری ہو رہی ہے، پاکستان کی انڈسٹری کے اندر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب یہ سارا بوجھ بھی چودھری برادران کو اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ والا پہلو مونس الہی اور ان کے والد کا ہمیشہ حساس تھا اور آئندہ بھی حساس رہے گا، جس پر ان کی ہمیشہ نظر رہی ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہ کریں۔ بہرحال عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے وہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، کچھ بھی ہو جائے وہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے کچھ اور سٹیٹمنٹ ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آئے، اور یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تو پنجاب میں حکومت ان کو گرفتار کرے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں ہے۔ پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب پہلے ہی ایک ضمانت کروا کے پاکستان سے باہر گئے، گو کہ جو وعدہ کر کے گئے اس کے مطابق نہیں آئے۔ وہ گئے تھے 1 مہینے کے لیے یا میکسیمم 2 مہینوں کے لیے، لیکن میاں نواز شریف صاحب 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر ہیں۔ پاکستان واپس آنے کا انہوں نے نام نہیں لیا، اور وہ اشتہاری بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں۔ لیکن جب وہ آنے کا فیصلہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کے اندر مرضی شامل ہوگی، تو پھر ان کو ملے گی پروٹیکٹیو بیل کہ آپ آ جائیں عدالت تک، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ وہ عدالت میں آئیں گے، دوبارہ ضمانت لیں گے اور اپنے گھر جا سکتے ہیں، یا اگر جیل جانا بھی پڑا 1-2 دن کے لیے تو پھر ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ماحول بنایا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، اور گرفتار کریں گے جو پنجاب حکومت کا قانون ہے اس کے مطابق۔ پھر عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا انٹرویو میں، اور یہ میں تو اس دن وہاں موجود تھا پرائم منسٹر آفس میں، تو میں نے خود بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن غیر ملکی میڈیا پہ یہ خبر چلی تھی، اور یہ خبر کو جان بوجھ کر پھیلایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر فزیکل اسالٹ ہوا ہے پرائم منسٹر آفس میں، آخری دن ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ کچھ نشانات ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے، اور اس قسم کی باتیں کی گئی تھی۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی، اور اگر کی جاتی تو میں کبھی خاموش نہ بیٹھتا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر ہوتا تو وہ ضرور اس کے اوپر بات کرتے اور کھل کر سامنے آتے، جیسے انہوں نے گولیاں کھانے کے بعد
बहादुरी का मुजाहरा किया है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस वक्त भी वो डट कर खड़े हो जाते और बताते सबको कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है या कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, वो उस पर रिएक्ट करते। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे निकाले जाने के बाद सिर्फ एक ही तरीका था हमें ख़त्म करने का या हमारी पार्टी को ख़त्म करने का, कि मुल्क के हालात जो है वो बहुत अच्छे हो जाते। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले ही बताया था कि अगर आप मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे। फिर इमरान खान साहब ने वो बात भी याद दिलवाई कि जैसे किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई और डॉलर भी नीचे आ गया, तो अगर ये होता रहता ना कि डॉलर नीचे आता रहता, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती रहती और पाकिस्तान तरक्की करता, फलता फूलता, तो इमरान खान साहब की पार्टी अब तक ख़त्म हो जाती। लोग कहते हैं वाकई ये शहबाज शरीफ एक जादूगर है। देखें ना, 4-5 चीज़ों का लोगों का शक दूर हो गया। एक ये दूर हो गया कि नवाज शरीफ एक इनकलाबी लीडर है और वो इनकलाब लेकर आएगा, मुल्क में डील कभी नहीं करेगा, दूर हो गया। शहबाज शरीफ एक बला का एडमिनिस्ट्रेटर है, कमाल आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है, दूर हो गया लोगों का शक। एक और शक लोगों का दूर हो गया कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो एक बड़े मौलाना हैं और वो बड़ा इस्लामी तरीक़ों से चीज़ों को चलाते हैं, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने बहुत दफ़ा टेम्परामेंट लूज़ किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहीं और की जो नहीं होनी चाहिए थी। एक और शक भी दूर हो गया कि आसिफ अली जरदारी को सियासत का गुरु है बहुत बड़ा और उनको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। देखिए 4 सूबों में अभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत है, 4 जगहों पे। तो ये बहुत सारी शकूक व शुबात और भी दूर हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के। इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा खुद कहते थे कि अगली बारी नून लीग की है उनको NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। पहला NRO जो है मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा जनरल बाजवा ने दिया, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन करवा लें, 10 माह बाद इलेक्शन करवा लें, जब भी इलेक्शन होगा ये हारेंगे और हम तो दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील करेंगे, ये भी इमरान खान साहब का कहना था। परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत चलने दें, लेकिन वो असम्बलियाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कहने पर वो तहलील कर देंगे और दोबारा वज़ीर आला बनने के लिए भी परवेज़ इलाही ने कोई मुतालबा नहीं किया, ये भी इमरान खान साहब ने दावा किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो 7 माह में हुआ इसमें जनरल अटाए बाजवा की पॉलिसियाँ रही हैं। जनरल बाजवा ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, वो अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने का कह रहे थे, ये तो कई दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाया तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलव्विस थे वो सब मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। जब हमारी हुकूमत गई तो सब ने सोचा लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरल बाजवा कहते थे PTI से कोई टिकट भी नहीं लेगा और अगली बारी नून लीग की आ रही है। अभी मैंने आपको बताया कि जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि 2018 के इलेक्शन के बाद कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, और शहबाज शरीफ ने यह बात कही थी कि मैं तो अपनी काबीना की तैयारी कर रहा था जब इमरान खान साहब की हुकूमत बना दी गई। तो शहबाज शरीफ को किसने आसरा करवाया था? तो उस वक्त अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज वगैरह मान जाते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत उसी वक्त बन जाती। जनरल बाजवा उस वक्त भी इमरान खान साहब की हुकूमत बनती हुई नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर क्योंकि वहाँ से इनकार हो गया तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। शहबाज शरीफ साहब का बेटा सलमान शहबाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। अब अगर आप कंपैरिजन करें कि एक वज़ीर आज़म का बेटा है और मनी लॉन्ड्रिंग के उसके ऊपर केसेस हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेकर वो पाकिस्तान वापस आया और वो कहता हुआ है कि जीना मरना पाकिस्तान में है और 4 साल पाकिस्तान नहीं आया। और मुबैना तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक खबर मंसूब है, अमीर अब्बास साहब ने दी थी और भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने टिकट देकर सलमान शहबाज को पाकिस्तान से बाहर निकालने में मदद की थी। वो सलमान शहबाज पाकिस्तान एयरपोर्ट पे वापस आया इस्लामाबाद में और कोई लोग उसको लेने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, जबकि शहीद अरशद शरीफ शहीद का जब जनाजा आया, जब मैयत आई तो रात के 3 बजे 3:30 बजे हज़ारों की तादाद में लोग, बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सड़कों पे, एयरपोर्ट के एक एरिया में, दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में, मेन चौक के पास, मेन रोड के ऊपर, मोटरवे से निकलते हुए, अस्पताल के बाहर, हर जगह पे हज़ारों की तादाद में मौजूद थे शहीद की मैयत को रिसीव करने के लिए, उसको सलाम पेश करने के लिए। ये फ़र्क है ना, लोग जानते हैं कि कौन इस मुल्क का वफादार है और कौन इस मुल्क को लूटता है। आदम सवाती के वकला अब कोशिश कर रहे हैं इस सारे मामले को कि सिंध हाई कोर्ट में ले जाकर उठाया जाए,
क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जब फैसला उनके हक में आया है तो ये फैसला खुद एक मिसाल बन जाएगा सिंध हाई कोर्ट में जाकर, और उसी की बुनियाद के ऊपर सिंध हाई कोर्ट भी आज़म सवाती को ज़मानत फराहम कर देगी। ज़मानत फराहम नहीं करेगी तो कम से कम आज़म सवाती के ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे, या फिर ज़मानत फराहम कर दी जाएगी। फिर कहाँ पर्चा करवाएंगे आज़म सवाती पर? बाकी पाकिस्तान में तो फिर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस्लामाबाद में हो गया, बलूचिस्तान भी हो गया, सिंध भी हो गया। अब रह गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ PTI की हुकूमत है, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ PTI की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये अब वहाँ पे तो मुकदमा दर्ज करवाए नहीं जा सकते। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज़म सवाती अगर अब यहाँ से कानून अगर आगे बढ़ता है और कानून के मुताबिक रास्ता निकलता है तो वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा इसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, इन मामलात को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर इन मामलात को ख़त्म होना है तो जिन्होंने इन मामलात को शुरू किया है उन्होंने इन मामलात को ख़त्म करना है। हर आदमी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कुछ लोग डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं आपने हमारी तज़लील की है, हमने ज़िल्लत को उठाया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हमें वापस की जाए या हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये सूरत हाल है आज़म सवाती वाले केस में। तो जहाँ से ये मामला शुरू हुआ है वहीं से ये मामला मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो सकता है, और इसके लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा, और आर्मी चीफ इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इल्ज़ाम जो है वो उसी तरफ लगाते हैं उनके इदारे में बैठे हुए लोगों पर आज़म सवाती साहब। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।